वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो आज के लिए मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ इकोनॉमिक्स का, जिसमें आप ये सीखेंगे कि शॉर्ट टर्म कॉस्ट क्या होती है, लॉन्ग टर्म कॉस्ट क्या होती है, ABCTFCTVC विद डायग्राम एंड क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको समझाने वाली हूँ वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। मैं आगे वीडियो में आपको सरप्राइजिंग और कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाली है। एंड मैं ये भी कहना चाहूँगी, अगर आपने चैनल को लाइक ना कराओ, शेयर ना कराओ और सब्सक्राइब ना कराओ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी एंड आपको और सीखने के लिए मिलता रहेगा। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अगर कॉपी पेन लेके बैठना, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी जो आप अपने कॉपी पेन में नोट्स के रूप में रख सकते हैं। आपको एग्जाम में उसके बहुत हेल्प मिलेगी। आप इस स्लाइड से नोट्स भी बना सकते हैं अपने सेल्फ, जिससे आपको आगे एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम इस वीडियो में समझते हुए चलेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या मतलब होता है, किसका डायग्राम मैं आपको समझाऊंगी, फॉर्मूले मैं आपको समझाऊंगी और न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको कराऊंगी। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना करो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर करे। पहला, जैसे कि आपको समझ में आ रहा है, इकोनॉमिक्स कॉस्ट। सबसे पहली बात तो पता नहीं होनी चाहिए इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट को कि इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होता है, इकोनॉमिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है। ये दो तरीके की होती है, ठीक है। दो तरीके की कॉस्ट को हम इकोनॉमिक कॉस्ट कहते हैं। एक तो बोलते हैं पहली कॉस्ट जो होती है वो होती है एक्सप्लेनेटरी कॉस्ट, दूसरी होती है इम्प्लीमेंटरी कॉस्ट। एक्सप्लेनेटरी कॉस्ट का मतलब वो होता है वो कॉस्ट जो फर्म परचेज करती है या हायर करती है अपने इनपुट्स को, मतलब किसी चीज़ को खरीदना, प्रोडक्शन को खरीदना। मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ कि इन दोनों में अंतर क्या होता है और ये क्या होती है। मतलब कुछ परचेज करना एक्सप्लेनेटरी कॉस्ट होती है, और इम्प्लीमेंटरी कॉस्ट का मतलब होता है जब बंदा खुद के लिए सेल्फ ओनर होता है, अपने लिए लेता है कोई डिसीजन, उसका कोई पैसा नहीं देना पड़ता। एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। आपका घर है, अगर आपने अपने घर पे रह रहे हो तो वो आप किसी को कॉस्ट नहीं दे रहे ना, पर आपको यूज़ कर रहे हो तो वो आपकी इम्प्लीमेंट्री कॉस्ट हो गई। पर आप अपने घर का एक कमरा किराए पे दे देते हैं तो आपको रेंट मिलता है उस चीज़ का, पर घर तो आपका ही है, पर उस चीज़ का रेंट मिलता है आपको, इंटरेस्ट मिलता है आपको, तो वो आपकी एक्सप्लेनेटरी कॉस्ट हो गई। एक्सप्लेनेटरी कॉस्ट का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं वो पेमेंट जो वेजेस पे हम देते हैं, रेंट, इंटरेस्ट या परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल है जिसके मतलब जो चीज़ आप परचेज करते हो अपने इनपुट के लिए, ठीक है। और इम्प्लीमेंटरी कॉस्ट का मतलब है जब आप खुद के लिए सप्लाई करते हो, उसमें कोई भी आप कॉस्ट नहीं देते, ओनर इट सेल्फ यूज़, खुद के लिए यूज़ करते हो। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इन दोनों कॉस्ट को मिला के ही हमारा क्या बनता है, इकोनॉमिक्स कॉस्ट बनती है। अब हम आगे बात करते हैं। आगे जैसे कि आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे नोट्स बना रखे हैं, आप अपनी कॉपी में नोट्स भी बना सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो इंग्लिश में नोट्स एग्जैक्टली लिख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो हिंदी में जैसे मैं बोल रही हूँ आप वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि प्रॉफिट आपको पता है दो तरीके होते हैं। एक होता है सब नॉर्मल प्रॉफिट, एक होता है नॉर्मल प्रॉफिट, और एक होता है सब नॉर्मल लॉस एंड लॉस, ठीक है। अब आगे हम इस पर भी डिफरेंस बताऊंगी मैं आपको वीडियो में, इनमें क्या डिफरेंस है और क्या क्या ये होते हैं। अभी हम बात करते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जो प्रोड्यूसर, जो बिजनेसमैन होता है वो कम से कम मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड करता है सेल प्राइस, मतलब जैसे कि मेरा सामान है, मैंने 10 रुपए की उसकी खरीद है, मतलब कि मैंने 10 रुपए का वो सामान बना और मैं उसे 12 रुपए में बेच रही हूँ, तो मैंने बस 2 रुपए कमाए। कोई कोई दुकानदार क्या होता है वो उसी सामान को 15 रुपए में बेचता है, तो उसने अपना मार्जिन ज़्यादा बढ़ा दिया तो मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया। वो प्रॉफिट जो मिनिमम अमाउंट पर एक प्रोड्यूसर अपने बिजनेसमैन में रखता है, सप्लाई करता है, ठीक है, मिनिमम अमाउंट, ठीक है, वेजेस का। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो एक एग्जांपल से। मतलब हम जब कस्टमर से कम प्रॉफिट लेते हैं उसे बोलते हैं हमारा मिनिमम नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट, ओके। अब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म। देखा कि शॉर्ट टर्म कॉस्ट क्या होती है। शॉर्ट टर्म कॉस्ट का मतलब है टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। इसके भी सब पार्ट होता है। टोटल कॉस्ट को हम टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट को हम
एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। अब हम धीरे धीरे एक एक करके इसे पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, उसमें मैंने टीपी, एमपी एंड एपी में डिफरेंस बताया विद डायग्राम। तो आपने वो वीडियो ना देखी हो तो मैं यहाँ पे आई बटन अटैच कर दूंगी, आप वहाँ से भी जाके वो वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि हम लेवल आगे बढ़ रहे हैं, पर आपको अगर पहले की नहीं पता होगा तो आप इसको ड्रॉप नहीं कर पाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जाके वो वीडियोस भी देखें। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं कि टोटल कॉस्ट होती क्या है। टोटल कॉस्ट का क्या मतलब होता है? सिंपल सी बात है कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को मिलाकर ही बनती है टोटल कॉस्ट। इसका फॉर्मूला भी है टी सी बराबर टी एफ सी प्लस टी वी सी, या टी सी बराबर ए सी मल्टीप्लाई क्यू। ये क्यू क्या है? ये है आउटपुट, जो हमारा आउटपुट निकल के आता है। मैं आगे आपको बताऊंगी न्यूमेरिकल में ये कैसे है। ठीक है, अभी आप समझते हुए चलिए। अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती क्या है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब है वो इनपुट जो फिक्स्ड रहते हैं, जिनका जो एक्सपेंडिचर होता है वो फिक्स्ड रहता है। जैसे कि अगर आपने एक लैंड एंड बिल्डिंग की रेंट पे लिया उसको, तो उसकी जो रेंट है वो फिक्स ही रहेगा। मीन्स आपने अगर मान लो मैंने कमरा किराए पे लिया 10,000 रुपये के महीने के हिसाब से, तो मैं उसे 6 महीने में रहूँ, 6 महीने में मैं वहाँ रह रही तो मैं 10,000 रुपये ही दूंगी ना हर महीने के। तो लैंड और बिल्डिंग का जो किराया होता है वो फिक्स होता है, तो वो फिक्स कॉस्ट में आता है। समझ में आया? अगर आप उसमें बोले लाइसेंस फीस, अगर लाइसेंस की फ़ीस होती है 500 रुपये फीस है, तो वो कोई भी बंदा करे फीस 500 रुपये ही रहेगी। तो मतलब फिक्स कॉस्ट क्या है? हमारी फिक्स्ड है। ठीक है, अब वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट का डायग्राम भी मैं समझा देती हूँ। फिक्स्ड कॉस्ट का डायग्राम कैसे होता है? फिक्स्ड कॉस्ट का जो डायग्राम होता है वो पैरेलल होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे ये क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट है। इसे हम टी एफ सी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, टी एफ सी, टोटल फिक्स कॉस्ट। ओके, ये जो आपको ऊपर लाइन दिख रही है ग्रीन कलर की, ये है क्या है? ये टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्यों है? और देखिए आप कि जो आपकी वो बनी हुई है, मैं वो थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ जिससे आपको नज़र आ जाए। ठीक है, ओके, जो आपकी टी वी सी लगी हुई है वो नीचे से एक्सेस से मतलब 0 पॉइंट से जा रही है, पर जो आपकी टी सी है वो ऊपर से जा रही है। इसकी वजह ये है क्योंकि टी से किससे मिलके बना है? टी वी सी प्लस टी एफ सी से मिलके बना है। टी वी सी का मतलब क्या होता है? टी वी सी का मतलब होता है कि उसमें कुछ आउटपुट तो क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं, और कुछ आउटपुट क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं हम टी वी सी। इसलिए वो कहाँ से है? वो नीचे से है, क्योंकि कुछ फिक्स्ड है और कुछ क्या है? वेरिएबल है। टी एफ सी आपने देख लिया कि टी एफ सी क्या है, और टी वी सी देख लिया आपने कि टी वी सी क्या है, और आपने देख लिया कि टी सी का डायग्राम कैसे होता है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में होगा, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, ये ध्यान रखना कि फिक्स कॉस्ट की बात करिए मैं, तो फिक्स कॉस्ट में कभी भी आउटपुट 0 निकल के नहीं आएगा। आउटपुट कुछ ना कुछ होता है, इसलिए वो यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। ना तो हमारा टोटल कॉस्ट कभी 0 होगा, और ना ही हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट कभी 0 होगा। जबकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 हो सकता है, क्योंकि वो दोनों से वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट से मिलके बना हुआ है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो। तो अब मैं आगे लेके चलती हूँ आपको, और आगे बताती हूँ कि एसी और एमसी में क्या डिफरेंस होता है और इसका डायग्राम को किस तरीके से होता है। ठीक है, ओके, तो टोटल फिक्स वेरिएबल कॉस्ट मैंने आपको समझा दिया। हाँ, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो भी अपने आप कॉपी में आप नोट डाउन कर लेना। टी वी सी का मतलब होता है टी सी माइनस टी एफ सी। सिंपल सी बात है, जब मैंने बोला आपसे कि जो टी सी है वो कैसे बना है, वो टी वी सी से बना है और प्लस टी एफ सी से बना है। तो ऑफ कोर्स सी बात है, अगर मुझे टी है, ये मैथमेटिक्स भी है, अगर मुझे टी वी सी निकालना तो मैं क्या करूँगी? टी सी में से टी एफ सी माइनस कर दूंगी तो मुझे टी वी सी मिल जाएगा। या जैसे उसका फॉर्मूला था टी सी का कि ए सी मल्टीप्लाई क्यू, तो मुझे अगर टी वी सी निकालना तो मैं क्या करूँगी? ए वी सी मल्टीप्लाई क्यू। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तक आई होप कि मुझे आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैंने आपको डायग्राम भी बता दिया कि इसका डायग्राम कैसे होता है तीनों का। अब हम बात करते हैं एवरेज कॉस्ट के बारे में। एवरेज कॉस्ट क्या होती है? मतलब एसी होता क्या है?
ठीक है। एसी का मतलब होता है सिंपली पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी। वो प्रोडक्शन जो पर यूनिट पर होती है किसी भी फॉर्म में, किसी भी कमोडिटी में। पर यूनिट कॉस्ट जब हम देखते हैं उसे हम बोलते हैं एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट भी दो कॉस्ट से मिलके बनी होती है। पहली ए एफ सी एंड ए वी सी, ठीक है। ये ए एफ सी और ए वी सी क्या है? ए एफ सी का मतलब होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसका फॉर्मूला भी होता है जैसे कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, ए सी बराबर टी सी डिवाइडेड बाय क्यू। क्यू क्या बताया मैंने? आउटपुट। ध्यान रखना है ये बात। और ए सी ए एफ सी प्लस ए वी सी। तो आपको दो फॉर्मूले मिल गए। और ये टी सी क्या है? ये टी सी वो है जो हमने टोटल कॉस्ट पढ़ा था, ठीक है। हम क्या करेंगे, टी सी में होगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे ए सी को, और जब अगर हमें ए सी से टी सी निकालना होगा तो हमें डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? अब हम पढ़ेंगे कि टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले हम टोटल फिक्स कॉस्ट पढ़ेंगे। फिक्स कॉस्ट का मतलब ही समझ लो कि पर यूनिट फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कॉस्ट फिक्स है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला और इसका डायग्राम कैसे होता है, पहले इसका फॉर्मूला बताते हैं फिर मैं इसका डायग्राम बताऊंगी। वो कमोडिटी जिसका जो प्रोडक्शन पर यूनिट होता है वो फिक्स्ड होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो सेम ए एफ सी बराबर टी एफ सी डिवाइडेड बाई क्यू, या फिर हम ए एफ सी को ए सी में से अगर ए बी सी माइनस कर देंगे तो भी हमारा ए एफ सी आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें ये पढ़ेंगे कि इसका डायग्राम कैसा होता है, ठीक है। ओके, तो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बता देती हूँ जिससे आपको दिक्कत ना। और मैं आपको ये से मैंने बताया था कि मैं आपको आगे आगे ये भी बताऊंगी कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और पेपर के लिए कौन सी ज़्यादा हमें रिवाइज करनी, ज़्यादा हमें प्रिपेयर करनी है। तो ए एफ सी याद रखना बच्चों, ए एफ सी बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, क्योंकि ए एफ सी का जो डायग्राम होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। और ये पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है कईयों बार, ठीक है, कई बार आ चुका है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ए एफ सी का जो आप ग्राफ देख रहे हैं वो ये क्या देख रहे हैं कि ये डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, मतलब जीरो से तो टच नहीं हो रहा, ना नेगेटिव हो रहा है, पर गिर रहा है, ठीक है। देख रहे हैं ना आप, गिर रहा है। दूसरा, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि या ना तो ये एक्स एक्सिस पे इंटरेक्ट होता है और ना ही वाई एक्सिस पे होता है, ना ही ये यहाँ पे टच होगा और ना ही ये यहाँ पे टच होगा, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको बहुत ज़्यादा। और ए एफ सी का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अब हम पढ़ेंगे ए वी सी क्या होता है, ठीक है। ए वी सी का मतलब क्या होता है? पर यूनिट की बात हुई है, जो कि हमने पढ़ लिया कि ए सी जो है वो पर यूनिट की बात करता है। ये पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करता है, और ये हमेशा यू शेप में होता है। कैसा होता है? यू शेप में होता है। देखें, मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा जूम करके, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। देख रहे हैं आप, ये यू शेप में जा रहा है ना। इसका जो फीचर होता है वो हमेशा यू शेप में होता है। और ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है कि ये किस वजह से होता है। ये होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनेट की वजह से होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये टी वी सी डिवाइडेड बाय क्यू पे डिपेंड करता है, मतलब हमारे आउटपुट पे डिपेंड करता है। और इसका दूसरा फॉर्मूला क्या है? ए बी सी बराबर ए सी माइनस ए एफ सी। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, आपको ये समझ में आ गया होगा इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, आपको ये समझ में आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं एमसी की ओर कि एमसी क्या होता है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपने अगर लास्ट वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ लास्ट वीडियो देखिए। और हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो प्लीज़ एक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए नए कंटेंट लाते रहें और नई नई वीडियोज़ बनाते रहें, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं एमसी क्या होता है। एमसी का मतलब होता है, सिंपल सी बात है, एमसी का मतलब होता है चेंज इन टीसी। एक एडिशनल यूनिट बढ़ जाना टीसी में, उसकी कमोडिटी में, वो एमसी कहलाता है, ठीक है। अब मैं अगली साइड में आपको वीडियो वो दिखाती हूँ, उसकी पिक्चर कैसी होती है एमसी की, ठीक है। ओके, एमसी जो होता है, सबसे पहले हम फॉर्मूले ध्यान लेते हैं। जैसे मैंने बोला एडिशनल यूनिट,
तो MC हमेशा किससे निकलता है, TC का एक पॉइंट n माइनस TC का n माइनस 1 पॉइंट। मतलब जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर हमारी TC 10 दे रखी है, 5 दे रखी है, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे क्या निकल जाएगी, MC निकल जाएगी। एक एडिशनल यूनिट होती है। दूसरा फॉर्मूला होता है डेल्टा TVC डिवाइडेड बाय डेल्टा Q। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, MC हो गया। अब MC में हम ये देखेंगे MC का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि MC के ना वो फिक्स्ड होती है ना वेरिएबल होती है, वो TC पे डिपेंड करती है प्रॉपरली। और वो चेंज किसकी वजह से होती है, एक एडिशनल यूनिट की वजह से होती है। TC में एक एडिशनल यूनिट MC कहलाती है। सिंपल सी बात ये है। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं हम, डायग्राम कैसा होता है। ठीक है, ओके, तो हम इसका डायग्राम देखेंगे। आपको जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये आपका हो गया MC। ठीक है, और इससे इंटरसेक्ट कर रहा है किससे, AC से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको। और ये किस रिलेशन को शो कर रहा है, ये रिलेशन शो कर रहा है शॉर्ट टर्म कॉस्ट का। किसका रिलेशन शो कर रहा है, शॉर्ट टर्म कॉस्ट का। अब हम आगे बात करेंगे कि टोटल कॉस्ट कर्व एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व क्या होता है। जैसे मैंने बताया कि TFC हमेशा क्या होता है, पैरेलल होता है। ये मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो TC होता है वो TVC के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा, जीरो से शुरू नहीं होगा, पर जो TVC होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है। ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। पर आप ये कहोगे कि ये जो कर्व है वो ऐसे क्यों हो रहा है, आया ना माइंड में क्वेश्चन कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब मैं आपको यही बताऊंगी कि ये पैरेलल, मतलब ये जो डायग्राम है वो इस तरह क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके जो आउटपुट है, इनपुट हमने ले लिए, इसके जो आउटपुट है ये आउटपुट को शो कर रहा है। आउटपुट लेवल इंक्रीज हो रहा है एक वर्टिकल ABFC से, या जो इंक्रीजमेंट है उसे शो कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है TC BC प्लस FC। ये BC क्या है, ये BC वेरिएबल कॉस्ट है, और ये FC क्या है, FC फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये आउटपुट को शो कर रहा है। ठीक है, अब इसमें मैं आगे बताती हूँ आपको ये क्या है। अगर मैं बात करूँ AC एंड ATC की, ठीक है, तो AC और ATC में क्या है, ये डिक्रीजिंग रेट को शो कर रहे हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं हो सकते और ना ही ये जीरो हो सकता है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट कुछ ना कुछ वैल्यू देती है। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब है हमारे पास कुछ ना कुछ तो होगा कंज्यूम करने के लिए, इसलिए ये आया है। तो हमारा आउटपुट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, अब MC और AC में डिफरेंस पढ़ेंगे हम कि क्या होता है MC और AC में डिफरेंस। ठीक है, वेट एंड वॉच। ओके, ये भी पेपर में रिलेशन आ जाता है, बहुत बार आ जाता है कि MC और ABC में क्या रिलेशन है। MC ABC से हमेशा कम होती है, मतलब ABC का जो लेवल होता है वो फॉल होता है। ABC मिनिमम होगी या कांस्टेंट होगी। ठीक है, और AC अगर MC AC से ज़्यादा है तो ABC हमेशा राइजिंग होगी, और MC उसे जब भी कट करेगी जब वो लोएस्ट पॉइंट पर होगी, क्योंकि दोनों का जो ग्राफ होता है वो कौन सा ग्राफ होता है, U शेप का ग्राफ होता है। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक कोई डाउट। मैं आपको डायग्राम भी दिखा देती हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। जो बात मैंने बोली उसको मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगी प्रॉपर कि ये कैसे होता है। देखो, एक मिनट, देखो मैंने बोला कि जो है वो हमेशा बढ़ता हुआ होता है, तो MC गिर रहा है, ये रहा MC, और ये है ABC। ठीक है, ये ABC है और ये MC है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, दोनों U शेप में। ठीक है, MC ज़्यादा गिर रहा है, AC कम गिर रहा है। MC को AC कौन से पॉइंट पे काट रहा है, कौन से पॉइंट पे काट रहा है, लोएस्ट पॉइंट पे काट रहा है, क्योंकि उसके बाद MC बढ़ गया और ABC यहाँ चला गया। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, और ये अपने नोटबुक में प्लीज़ नोट कर लेना, डायग्राम बना लेना, क्योंकि पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ये वीडियो हम आपकी हेल्प के लिए लाए हैं कि आपको इजी हो। तो प्लीज़ आपका भी काम है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे कि MC और AC में क्या रिलेशन है विद डायग्राम।
पहली बात, जैसे कि ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, गुड। ये आपका क्या है, क्या है ये आपका एसी है, मैं मतलब इसमें बना हुआ है, ये मैं रफली बना रही हूँ। और इससे नीचे क्या जा रहा है, ये आपका एमसी जा रहा है ना एमसी। ओके, अब आप क्या देख रहे हैं कि जो एसी है वो फॉल तो हो रहा है, गिर रहा है ना यहाँ पे, पर एमसी से ज़्यादा गिर रहा है। एसी भी अराइज हो रहा है पर एमसी से ज़्यादा अराइज हो रहा है। और एसी कांस्टेंट हो भी है, यहाँ के कांस्टेंट है ये, पर जो एमसी है वो क्या है, मिनिमम कांस्टेंट है। ठीक है, मींस एसी अगर फॉल होगा तो एमसी से ज़्यादा होगा, अगर राइज होगा तो भी ज़्यादा होगा, और वो कांस्टेंट हो सकता है एक मिनिमम पॉइंट पर। ये का मिनिमम पॉइंट है जब एसी और एमसी दोनों मिनिमम पॉइंट पर कांस्टेंट हो गए। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़े, अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के ये समझेंगे, हमने प्रोडक्शन पढ़ लिया, हमने कॉस्ट पढ़ लिया, प्रोडक्शन में लास्ट वीडियो बना चुकी हूँ एक किसकी, हमने कॉस्ट पढ़ लिया, और आज मैं आपको रिवेन्यू भी पढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक्स 3 चीज़ों पर ही बेस है, प्रोडक्शन, कॉस्ट और रिवेन्यू। इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ, अगर आपने वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ पहले जाके वीडियो देखें, क्योंकि उससे ही आपको और अंडरस्टैंडिंग होगी इस वाली वीडियो की। तो टोटल रिवेन्यू क्या होता है, टीआर क्या होता है, सिंपल सी बात है, वो मनी के अमाउंट जो रिसीव करती है एक फर्म, कब रिसीव करती है, जब वो सेल करती है अपनी यूनिट ऑफ कमोडिटी, मतलब जब वो अपना प्रोडक्ट सेल करती है, और जो रिवेन्यू से मिलता है, जो पैसा उसे मिलता है और वो जो उसे लेती है, वो उसकी टोटल रिवेन्यू हो गई, मतलब टोटल आय, हिंदी में बोलूँ तो मैं कुल आय उसकी हो गई। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे दिख भी रहा है आपको, एक मिनट, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, टी आर का फॉर्मूला 2 या 3 फॉर्मूले होते हैं, ए आर मल्टीप्लाई क्यू और टी आर सिग्मा एम आर, टी आर प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी सॉल्ट, एंड प्राइस को हम, ये भी आ जाता है पेपर में, कि प्राइस किसके बराबर होता है, ए आर के बराबर होता है। यहाँ तो समझ में आया आपको। ठीक है, कि टी आर का क्या क्या फॉर्मूला होता है, ए आर मल्टीप्लाई क्यू, टी आर का सिग्मा एम आर, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, वो क्वालिटी या वो क्वांटिटी जो बिक चुकी है, और प्राइस बराबर ए आर। ठीक है, अब ए आर का फॉर्मूला क्या होता है, और ए आर होता क्या है, वो पर यूनिट रिवेन्यू जो रिसीव करता है सेल अपनी यूनिट या कमोडिटी बेचने के बाद। ठीक है, पर यूनिट प्राइस को हम क्या बोलते हैं, ए आर बोलते हैं। इसका फॉर्मूला ये है, ए आर का फॉर्मूला टी आर डिवाइडेड बाय क्यू, और टी आर को हम पी इंटू क्यू भी बोल सकते हैं, जैसे कि हमने ऊपर देखा ही है, डिवाइडेड बाय क्यू, और पी मतलब ए आर को हम प्राइस भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि प्राइस इक्वल टू ए आर। यहाँ तक समझ में आया, गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं, एम आर। एम आर क्या होता है, एम आर का मतलब मैंने बताया, वो नेट जो एडिशनल यूनिट होती है किसकी, टोटल रिवेन्यू की, एक पर यूनिट जो हम आउटपुट को बेचने के बाद हमें मिलती है, वो हमारी एम आर होती है, और जो टी आर की वजह से हमें मिलती है। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी ये होता है, एम आर का सिग्मा टी आर डिवाइडेड बाय सिग्मा क्यू, क्यू को मतलब आउटपुट ही। ठीक है, अब हम आगे इस वीडियो में ये भी पढ़ेंगे कि टी आर, एम आर एंड ए आर का क्या रिलेशन है। ठीक है, वेट एंड वॉच। आपको ये डायग्राम नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा होगा, गुड। ओके, ये हमारा टी आर है, ये वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, ये हमारा एम आर है, और ये हमारा ए आर है, ये इंटरसेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ ये लिखा है क्योंकि शायद आपको नज़र ना आ रहा हो। ठीक है, तो मैं इसे हटा देती हूँ। ये टी आर है, ये एम आर है, जो नेगेटिव जा रहा है ये आ रहा है। सिंपल सा मतलब है, सिंपल सा हमें ये देखना है कि हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, जब टी आर मैक्सिमम पॉइंट पर होगा तो एम आर 0 होगा। ओके, इसमें 3 रिलेशंस हैं जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी कि इसके रिलेशंस क्या है, और यहाँ पे लिखे हुए भी हैं, नोट्स बनाने हो आपको तो
ठीक है। कि ये मैंने डायग्राम बताया कि जो AR और MR होता है वो कांस्टेंट लेवल पर आउटपुट प्रोवाइड करते हैं और ये पैरेलल होते हैं दूसरे के, ठीक है। और जब TR कांस्टेंट होता है किस पे, इंक्रीजिंग रेट पे, तो MR क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको? ओके, अब हम इसमें डायग्राम देखते हैं। ये डायग्राम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें रिलेशन बता रखा है TR, MR और AR का। ये मैंने विद मतलब एक कॉपी के थ्रू बताया आपको, क्योंकि अगर आपको ये समझ में ना आया तो ये समझ में आ जाए। इसमें क्या होता है कि जो MR और AR होता है वो बराबर होता है, पर AR MR से हमेशा ज़्यादा होगा। MR जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है, पर AR कभी भी ना 0 होगा और ना ही नेगेटिव होगा। अगर AR कम हो रहा है तो MR उससे जल्दी से कम होगा, मतलब और ज़्यादा तेज़ी से कम होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। और MR AR का जो इंक्रीजमेंट रेट होता है वो हमेशा इंक्रीजिंग होता है, जबकि TR जो होता है वो ये रहा, ठीक है। ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है और ये इसको कहाँ काट रहा है, 0 पॉइंट पे काट रहा है। और ये वाला पॉइंट क्या है कि ये TR का इंक्रीजिंग रेट है और जो ये MR का पॉजिटिव पॉइंट पर काट रहा है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको कमेंट में उसका आंसर दूंगी। अगर आपको हिंदी में नोट्स चाहिए, आप चाहते हैं कि मैम आप हिंदी में भी बताइए, हिंदी में नोट्स प्रोवाइड कीजिए, तो मैं आपको हिंदी में भी नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी। पर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से नोट्स चाहिए, किस तरीके से आपको पढ़ना है। क्योंकि हम आपके लिए हेल्प कर रहे हैं, तो आप हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जिससे हमें पता चले कि हाँ, हमारा जो हम लोग हेल्प कर रहे हैं वो उन्हें पसंद आ रही है और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएं, ठीक है। अब जो कॉन्सेप्ट है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसके आगे का आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ कि मैं आपको और क्या क्या बताऊंगी। मैं आपको लॉ ऑफ सप्लाई बताऊंगी, सप्लाई क्या होती है, सप्लाई का डायग्राम कैसे होता है, एंड शिफ्ट कैसे होता है, मूवमेंट कैसे होता है सप्लाई का, ऑन सो ऑफ। तो वीडियो ज़रूर देखना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।